नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और फेडरल रिजर्व की बैठक के नतीजे से पहले सोने में आज मजबूती है। एमसीएक्स पर सोना 45,000 के पार है। अमेरिका में कमजोर आंकड़ों से कीमतों को सपोर्ट है, वहीं चांदी में आज सुस्ती देखने को मिली है। आज के शो में हम सोने चांदी की रणनीति पर तो बात करेंगे ही, साथ ही हाल की गिरावट के बाद गोल्ड ईटीएफ में निवेश का रुझान कैसा है ये भी जानेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं क्वांटम एएमसी के चिराग मेहता, एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके और मनी लिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। चिराग, पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछला मोस्ट ऑफ द साल हमने ईटीएफ में यहां पर लगातार इनफ्लोज आते हुए देखे। जैन एंड फेब के नंबर्स भी यहां पर ऑन द पॉजिटिव साइड थे। किस तरह का रुझान अब यहां पर बनते हुए नजर आ रहा है? क्या रिडेम्पशंस देखने को मिल रही हैं या लोअर लेवल्स पे लोग और भी खरीदारी कर रहे हैं? मनीषा, जैसे आपने कहा कि जैन फेब में काफी अच्छे नंबर्स देखे। इन टोटल बोथ मंथ्स कंबाइंड 1100 crores प्लस इन नेट इनफ्लोज आते हुए हमने देखा है। मंथ ऑफ मार्च ऑल्सो हैज बीन ऑन अ पॉजिटिव साइड ओनली। थोड़ा सा मिक्स्ड है, मगर नेट इफ यू सी हम पॉजिटिव नंबर्स आते हुए देखेंगे मार्च के लिए भी। काफी इन्वेस्टर्स नीचे प्राइसेस के एडवांटेज ले रहे हैं और ऐड कर रहे हैं पोर्टफोलियो में गोल्ड। हमने फिजिकल बाइंग भी आते हुए देखा है एंड ओवरऑल गिवन दैट फिजिकल बाइंग के साथ पैरेलली हम गोल्ड ईटीएफ में भी इन्फ्लोज देख रहे हैं, एक साइन दिखा रहा है कि गोल्ड ईटीएफ का एक्सेप्टेंस काफी बढ़ गया है। और इन्वेस्टर्स जब भी बाइंग की तरफ देख रहे हैं गोल्ड को तो गोल्ड ईटीएफ की तरफ अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं। सो ओवरऑल नेट काफी एडिशन देख रहे हैं पोर्टफोलियो में एट दीज लेवल्स। जो इन्वेस्टर्स ने ऊपर के साइड पे जब प्राइसेस गए थे तभी पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं गिवन दैट प्राइसेस काफी नीचे आ गए हैं फ्रॉम दोज हाई लेवल्स और अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन बढ़ा रहे हैं। चिराग, क्या नए पार्टिसिपेंट्स भी हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं, क्योंकि भावों में अच्छी खासी करेक्शन है? क्या नए लोग भी यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आए हैं? जी, नए इन्वेस्टर्स भी काफी आ रहे हैं। जो नेट फोलियोज हम देख रहे हैं ऐड होते हुए वो भी काफी ज्यादा है। जैसे जैन एंड फेब में हमने 2 लाख फोलियोज नए ऐड होते हुए देखे हैं। सो ये सब नए इन्वेस्टर्स है, नॉट ओनली जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो तो ऐड कर ही रहे हैं, बट नए इन्वेस्टर्स भी आके पार्टिसिपेट हो रहे हैं। सो अगर ये कंपैरिजन देखें तो ऑल ऑफ 2020 में हमने 4,64,000 फोलियोज ऐड होते हुए देखे थे। ऑलरेडी जैन फेब 2 मंथ में हमने 2 लाख के ऊपर फोलियोज ऐड होते हुए देख रहे हैं। सो नए इन्वेस्टर्स काफी आ रहे हैं जो इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये हर एक क्राइसिस के बाद गोल्ड का एम्फेसिस बढ़ जाता है पोर्टफोलियो में, और जो इन्वेस्टर्स तभी पार्टिसिपेट नहीं किया था रियलाइजिंग दैट गोल्ड एक एलोकेशन की तरह जरूरी है, वो इन्वेस्टर्स अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो हम नए इन्वेस्टर्स आते हुए देख रहे हैं। मनीषा जी, चिराग, काफी पॉजिटिव नंबर है। जैसे आपने कहा पिछले पूरे साल में 4,64,000 नए पार्टिसिपेंट्स थे और अभी 2 महीने में ही जनवरी फरवरी में 2 लाख नए फोलियोज यहाँ पर ऐड हुए हैं, यानी कि इंटरेस्ट होने में काफी हद तक यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। चिराग, लेकिन लास्ट ईयर जिस तरह का यूफोरिया था, क्या उसका रिपीट भी हम आता हुआ देखेंगे इन सेंस ऑफ मनी इनफ्लो होल्डिंग के हिसाब से? जो अनसर्टनिटीज अभी भी जो ग्लोबल वर्ल्ड में है अभी भी है। हमने क्राइसिस के बाद एक रीबाउंड आते हुए देखा है। वंस द रीबाउंड स्टॉल्स और इकोनॉमी स्लो ग्रोथ से ग्रेजुअली बढ़ना चालू हो जाता है, एक स्टैग्फ्लेशन का अगर माहौल बन जाता है जहाँ पे ग्रोथ नहीं आता और इन्फ्लेशन काफी स्टिकी रहता है। So in those circumstances again we could anticipate that investment flows to gold will increase. तो जब हम सिनेरियो पैन आउट होता है देखेंगे तभी काफी इन्फ्लोज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड में आते हुए और गोल्ड ईटीएफ में आते हुए। इंटरेस्ट यहाँ पर अच्छा खासा है, लेकिन प्राइसेस किस तरह के रह सकते हैं? अगर आप इन स्तरों पर निवेश कर रहे हैं तो भावों को कैसे वॉच करें? सुनील, आप कैसे देखते हैं गोल्ड प्राइसेस को? क्योंकि अभी तक तो इस साल में हमने इसमें अंडर परफॉर्मेंस आते हुए देखी है प्राइसेस में। इसका फायदा क्लियरली यहाँ पर खरीदारों और इन्वेस्टर्स ने उठाया है, लेकिन यहाँ से किस तरह के रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है आने वाले 1 से 3 महीने की अगर हम बात करें तो क्या व्यू है? मनीषा जी, मुझे लगता है कि डिसेंट करेक्शन हो चुका है मार्केट में 20% से भी ज्यादा,
और अभी ये लुक्रेटिव रेट्स हैं। मुझे लगता है कि इवन फिजिकल डिमांड में इजाफा हमने अभी बढ़ते हुए देखा है, स्पेशली रूरल गोल्ड कंजम्पशन अभी बढ़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि क्रॉप फ्रंट पे बेटर प्राइसिंग मिला है, तो रूरल डिमांड गोल्ड का बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इवन वेडिंग सीजन भी है तो डोमेस्टिक फिजिकल डिमांड में इजाफा, क्योंकि प्राइसेस सस्ते रेट में मिल रहे हैं, तकरीबन 11 से 12,000 रिसेंट हाई से कम रेट में मिल रहे हैं, तो वहां पे सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। इवन इंटरनेशनली भी अगर हम देखते हैं तो डॉलर और इवन बॉन्ड यील्ड्स में भी थोड़ा करेक्शन हमने शॉर्ट टर्म में देखा है, तो उसका भी सपोर्ट जो है इंटरनेशनली गोल्ड के प्राइसेस में देखने को मिल रहा है। और इवन अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं तो फिजिकल गोल्ड का प्रीमियम भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है, तो वो एक साइन है कि प्राइसेस यहां से थोड़ा अप मूव दिखा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 3 मंथ्स पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है अभी 45,000 के रेंज के नजदीक ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 49,000 तक का रेंज जो है हमें देखने को मिल सकता है 3 महीने के टाइम फ्रेम में। तो 45,000 या 44,500 के रेंज में एक अच्छा एंट्री लेवल माना जा सकता है। 49,000 से लेके 50,000 का टारगेट 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। जय, आप कैसे देखते हैं? और सोने में जहां पर हल्की सी बढ़त है, चांदी में मुनाफा वसूली है, जो कि क्लियरली मेटल्स की तरफ से एक प्रेशर के हिसाब से आया है। आप पूरे प्रेशस मेटल पैक को फिलहाल कैसे ट्रेड करेंगे? जी, गुड मॉर्निंग मनीषा। देखिए, मुझे लगता है यहाँ पे गोल्ड का ये एक बेस फॉर्मेशन की तरह एक्ट कर सकता है करंट प्राइस। अगर आप देखें, एक तरफ से यहाँ पे लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड का यहाँ पे बढ़ना, दूसरी तरफ जो इन्फ्लेशन को लेके कंसर्न्स हैं, अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ता है तो यहाँ पे मार्केट पे प्रेशर आएगा, और यहाँ पे लो ग्रोथ अलोंग विथ हायर इन्फ्लेशन, ये बिल्कुल एक परफेक्ट रेसिपी है गोल्ड प्राइसेस को हायर लेवल्स पे ले जाने के लिए। मुझे लगता है कि वैसा ही कुछ देखने को मिल सकता है आने वाले 3 से 6 महीने में। सो करंट लेवल्स पे बोथ इन्वेस्टमेंट एज वेल एज मीडियम टर्म ट्रेडिंग आउटलुक से भी प्राइस बहुत अट्रैक्टिव है, बाई करके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे $1770 इस वीक में देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड आज फेड की जो कमेंट्री होगी उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। बट डाउनसाइड मुझे लगता है 1640 के नीचे नहीं नजर आ रहा है, बट वो बहुत ही एक डिस्टेंट पॉसिबिलिटी है करंट सिनेरियो में। दूसरी तरफ जहां सिल्वर की बात है, गोल्ड से क्यों लेके सिल्वर भी यहाँ पे तेजी का रुख रह सकता है, लेकिन थोड़ा सा प्राइसेस सबड्यूड रहने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे बॉन्ड यील्ड बढ़ता है और कुछ नेगेटिव आउटलुक फेड की तरफ से आता है तो इंडस्ट्रियल मेटल पे प्रेशर रहेगा, जिसके कारण सिल्वर में मैं उतना ज्यादा अपसाइड नहीं देख रहा हूँ नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए जितना मैं गोल्ड में बुलिश हूँ। पॉइंट टेकन। तो यानी कि सोने में ज्यादा बुलिशनेस यहाँ पर है, और मानना यही है कि लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। खरीदारी इन स्तरों पर अच्छी खासी है। चिराग, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, और आगे गोल्ड स्पॉट से अब आगे बढ़ेंगे और बात यहाँ पर मेटल्स की ही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज फिर एक और ऐसा दिन है जहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली है। वीक ऑन वीक बेसिस पर भी यहाँ पर प्रेशर जारी है। एल्यूमिनियम में, लेड में, कॉपर में कुछ बहुत खरीदारी पिछले 3-4 सेशंस में आती हुई नजर आई है, लेकिन बाकी सभी मेटल्स में यहाँ पर भी दबाव है। जय, कैसे देखते हैं और यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? मनीषा, मैं आज के इवनिंग का वेट करूंगा जब फेड के अनाउंसमेंट्स आ जाएं, क्योंकि थोड़ा वो ट्रैक करना जरूरी है, क्योंकि मार्केट ऐसे ही लाइफ टाइम हाइज पे चल रहे हैं बेस मेटल्स के, चाहे डोमेस्टिक प्राइसेस में भी अगर बात करें तो। और यहाँ से कोई भी एक स्पूक आता है तो बहुत बड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। दूसरी तरफ सिल्वर लाइनिंग ये है कि यूएस जिस हिसाब से थ्रस्ट दे रहा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, उससे बेस मेटल्स में बहुत बड़ी डिमांड निकल के आ सकती है अपार्ट फ्रॉम चाइना। तो ट्रेंड थोड़ा मिक्स्ड है। आई थिंक इट्स बेटर टू वॉच आज इवनिंग को किस तरह के आउटलुक निकल के आते हैं। करंटली वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रहेगी मेरी बेस मेटल्स पे। जी हाँ, बाकी बाजार को भी अगर देखें तो काफी मिक्स क्यूज है यहाँ पर। चाइना का इकोनॉमिक डेटा यहाँ पर पॉजिटिव आया है, लेकिन यूएस की तरफ से चाहे वो रिटेल सेल्स है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, वो नंबर्स काफी बेहतर नहीं आए हैं। तो मिक्स क्यूज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से उस लिहाज से भी हैं। सुनील, आप कैसे देखते हैं कच्चे तेल के प्राइसेस को? क्योंकि इकोनॉमिक डेटा तो एक तरफ है, लेकिन जिस तरह की बढ़त हमने ईरान और लिबिया के एक्सपोर्ट्स की तरफ से आते हुए देखी है, उसका कुछ प्रेशर यहाँ पर प्राइसेस में बना है। जी, एक्चुअली डोमेस्टिक प्राइसेस हमने तो तकरीबन 4,900 टच होते हुए देखा। इवन WTI भी तकरीबन $70 तक का प्राइस हमने टच होते हुए देखा। बट अभी थोड़े बहुत कंसर्न्स हैं, जैसे इवन यूरोप के फ्रंट पे एस्ट्राजेनेका का सस्पेंशन होना कोविड-19 के वैक्सीन के तौर पे, वो एक थोड़ा डेंट कर रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस थोड़ा करेक्टिव मोड में है। और इवन जो एशियन रिफाइनर्स है उनके तरफ भी अगर हम देखें तो यूएस ऑयल का जो डिमांड है वो कम होते हुए नजर आ रहा है। वहां
वहां पे भी थोड़ा प्राइसेस में जो है प्रेशर बनते हुए नजर आया था। बट अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 200-250 का करेक्शन हमने ऑलरेडी देखा हुआ है रिसेंट प्राइसेस से। छोटे मोटे टारगेट के लिए बाई किया जा सकता है अभी भी, बट मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा रेंज में रहेगा, क्योंकि एक तरफ सप्लाई कट जो है अप्रैल तक एक्सटेंड किया हुआ है, हो सकता है अप्रैल में अगेन सिमिलर स्टेटमेंट आए ओपेक प्लस नेशंस की तरफ से, और एक तरफ मुझे लगता है कि ये कोविड के फ्रंट पे वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में जो यूरोप के फ्रंट पे अभी जो रिस्ट्रिक्शंस आएंगे तो उसका भी थोड़ा प्रेशर बनते हुए नजर आएगा। तो ओवरऑल सिनारियो मुझे लगता है कि WTI $62 और $65 के रेंज में ट्रेड करेगा। अभी $65 के रेंज में जो हायर साइड है उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उन्हें मैं बोलूंगा 50-60 रुपए के टारगेट के हिसाब से एक के तौर पे देखना चाहिए, बट अदरवाइज मीडियम टर्म में अगर 2 से 3 महीने की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में 4400 रुपीज तक का एक रेंज और 4700 रुपीज तक का रेंज जो है होल्ड करते हुए नजर आएगा। तो बाय ऑन डिप की रणनीति फिर भी रखनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ओपेक प्लस डिसीजन जो है अभी तक सप्लाई बढ़ाने की तरफ नहीं सोच रहा है, तो उस फ्रंट पे डिप के फ्रंट पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकती है। वेरी क्विकली जो है आप नेचुरल गैस के प्राइसेस कैसे देखते हैं? जी मनीषा, मुझे लगता है अब यहाँ पे जैसे जैसे विंटर्स कम हो रहा है, मुझे लगता है प्राइसेस में प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा। करंट लेवल्स पे बाय रिकमेंडेशन नहीं है, मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी है एक बार लॉन्ग से एग्जिट ले लेने का। और नीचे अगर देखें प्राइसेस में तो मुझे लगता है नेचुरल गैस 176 तक दिखा सकता है, तो आई थिंक करंट लेवल पे भी सेल किया जा सकता है 191 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 176 वीकली पर्सपेक्टिव से। ऑलराइट, मुनाफा वसूली नेचुरल गैस में जारी रह सकती है। इसी के साथ लेंगे एक ब्रेक, जब लौटेंगे तो एग्री कमोडिटीज पर फोकस करेंगे। बात अब यहाँ पर खाने के तेलों की और मसालों की करेंगे। चने पर भी नजर डालेंगे, जहां पर लगातार 5 दिनों की तेजी के बाद आज दबाव देखने को मिला है। ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली से कीमतों में कमजोरी है, हालांकि त्योहारों के कारण फिजिकल डिमांड अब भी मजबूत है। वहीं नई फसल की आवक भी धीमी बताई जा रही है। चने पर और बात करने के लिए हमारे साथ एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के सुनील बदेवा जुड़े हैं। सुनील जी नमस्कार। आज कुछ मुनाफा वसूली है, लेकिन अभी भी 5100 के ऊपर के स्तर यहाँ पर चने ने होल्ड किए हैं। सभी दालों के भाव MSP के कहां से ऊपर हैं, किस तरह की डिमांड अब आप आगे आता हुआ देखते हैं और प्राइस व्यू यहां से क्या है? चने में MP और राजस्थान में काफी बड़ा नुकसान तुषार और ओगरा लगने के चलते हुआ है। वहां पे यील्ड जो है पर एकड़ जो है तो 2 से 2.5 कुंटल का एकड़ उतारा बताया जा रहा है। जो मेरे किसानों से बात हुई काफी जगह और करीबन 800-900 किलोमीटर में जाके भी आया, खुद सर्वे करके आया हूँ। तो इन दोनों बीमारियों के चलते वहाँ पे नुकसान काफी है, उतारा काफी कम है। इसका हमें सीधा रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि मंडियों में आवक की जो है बिल्कुल नहीं है। जहाँ 15,000 बोरी आवक होती थी, आज 4 दिन बाद मंडी खोलने के बाद ही 1500-2000 बोरी की आवक हो रही है। मेरी कई किसानों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पिछले साल भी ओगरा के चलते काफी नुकसान हुआ और इस साल भी ओगरा के चलते ही नुकसान है। और यदि उतारा की भी पोजीशन ये रहती है तो मुझे लगता है आवकों का प्रेशर नहीं देखने को मिलेगा। और राजस्थान की जहां तक बात करें तो बिरानी बेल्ट में काफी बड़ा नुकसान है। वहां तो कुछ खेतों में तो पशुओं को डाल दिया है किसानों ने ताकि कटाई नहीं करनी पड़े, कटाई का खर्चा न करना पड़े। तो ऐसी दयनीय स्थिति बहुत जगह है और हमारी एसोसिएशन ने इस दयनीय स्थिति के बारे में सरकार को अवगत भी किया है, करवाया है, ताकि छोटे किसानों का है वो ध्यान रखा जाए और छोटे किसान कहीं भुगतान संकट में और आर्थिक स्थिति के संकट में न फंस जाए, इसका ध्यान रखने को भी हमने सरकार को बोला है। सुनील जी इस महीने ऑलरेडी 8 से 9% की बढ़त हमने चने के भावों में आते हुए देखी है। चिंताएं काफी सारी हैं और जैसे आपने बताया MP राजस्थान में भी यहाँ पर पेस्ट के चलते मौसम का जो हाल है उस सब का इम्पैक्ट हमने यहाँ पर आते हुए देखा है। यहाँ से किस तरह की मांग की एक्सपेक्टेशन है? इन करंट लेवल्स पे भी क्या मांग बरकरार है? आगे फेस्टिवल्स आ जाएंगे और किस तरह के भाव रह सकते हैं? हाल फिलहाल की बात करें तो डिमांड थोड़ी कम है क्योंकि सब नए क्रॉप की वेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये 2016 में जैसे चने की पोजीशन थी क्रॉप की लगभग पोजीशन हुई है और स्टॉक है नहीं। तो मुझे इस साल चने में ये लगता है कि हर भाव में शायद ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा और
हमें लास्ट में इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी इस बार चने में होना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड जो है वो इस साल बढ़नी चाहिए, वेडिंग डिमांड भी बढ़नी चाहिए, और अनलोड के बाद जो पार्टियां जो और फेस्टिवल जो पिछले साल नहीं हो पाए थे, इस साल उसकी डिमांड भी आनी चाहिए। तो डिमांड इस साल रहेगी, सप्लाई इस साल बहुत ज्यादा कमजोर है, तो मुझे लगता है कुल मिला के अच्छा रहेगा। हाँ, एक प्रेशर जरूर जो माल है, क्योंकि किसान को पिछली बार तुअर नहीं हुई, सोयाबीन नहीं हुआ, तेल तिलम कुछ भी नहीं हुआ, तो किसान की मजबूरी रहेगी भी जो भी उसका पैदावार है वो जाके मंडियों में उसको पेश कर सके, ताकि वो अपने को खर्चे को चला सके। तो मुझे ये एक बात ये जरूर लगती है कि कुछ दिनों तक आवकों का प्रेशर रहेगा, लेकिन उस प्रेशर में चना लेके आगे के लिए रखना लाभदायक होगा। पॉइंट टेकन, यानी कि भाव आगे यहाँ पर बरकरार रह सकते हैं। काफी सारी कंसर्न्स हैं बाजारों में, जिसका फायदा यहाँ पर चने के भाव लेते हुए नजर आएंगे, और इंपोर्ट डिमांड वो एक नंबर है जिसके ऊपर ऑफ कोर्स हमारी भी नजर रहेगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात कॉटन की करेंगे, जहां पर लगातार 9 महीने से यहाँ पर तेजी का ट्रेंड है। पिछले 5 महीने में 20% की तेजी हमने कॉटन के प्राइसेस में आते हुए देखी है। डीडी कॉटन के अरुण सिकसरिया अब हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप कॉटन के प्राइसेस, क्योंकि लगातार बढ़त है, इन स्तरों पर अब क्या रुझान है? कॉटन के प्राइजेस 21,500 से लेकर 22,500 के बीच में चल रहा है लास्ट एक महीने से। ज्यादा ये 22,500 का ब्रैकेट तोड़ नहीं रहा है, और इसका भी कारण है क्योंकि एक तो माल बहुत पड़ा है, अनसोल्ड कॉटन काफी माल पड़ा है, सीसीआई के पास पड़ा है, व्यापारियों के पास पड़ा है, जिनोवा के पास पड़ा है, और सबकी ये धारणा है कि बाजार और ऊपर जाएगा, पर ये हो नहीं रहा है। नंबर 1। नंबर 2, मिलों के पास बहुत खबरें चल रही है, प्राय करके एवरेज में मिलों के पास 90 दिन का माल पड़ा है, और अच्छी मिलें तो सितंबर तक कवर्ड है। तो जो बाइंग होनी चाहिए थी वो बाइंग वो रफ्तार में नहीं हो रही है। तो आपको लगता है कि टॉपिश है भाव, यहाँ से बहुत तेजी की उम्मीद फिलहाल नहीं है? मेरे को तो ये लग रहा है क्योंकि आज भी अपन हिंदुस्तान की जो रुई है वो चीपेस्ट इन द वर्ल्ड है। चीपेस्ट इन द वर्ल्ड होने के बावजूद भी आज इतना ऑफटेक नहीं हो रहा है एक्सपोर्ट मार्केट में भी और डोमेस्टिक मार्केट में, बिकॉज मेनली द रीजन इज क्वालिटी, और क्वालिटी के कारण ये बाजार में ऑफटेक नहीं हो रहा है। आज भी मिल वाले इंटरनेशनल मार्केट में सब लोग इंडिया से कम 10% ऊंची रुई लेना पसंद कर रहे हैं रादर देन इंडियन कॉटन। तो इसका मेरे को लग रहा है कि आज 22,500 का जो ब्रैकेट है ये तोड़ नहीं रहा है, तो इसके ये बाजार में मेंटेन रहेगा पॉइंट टेकन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। अरुण जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली 22,500 के स्तर कॉटन ऊपर में नहीं तोड़ रहा, भाव हमने बहुत तेजी से बढ़ते हुए देखे हैं, करीबन 20% पिछले 5 महीने में, लेकिन अब लगता है कि एक दायरे में यहां पर भाव आते हुए रुकेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आज इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन आगे देखिए फ्यूचर्स एक्सप्रेस।